दोस्तों नमस्कार। भारत के लोकतंत्र के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। वो ताकतें जो सत्ता में बैठी हुई थीं, जो अपने आप को संविधान से भी ऊपर मान करके चल रही थीं, जिन्होंने लोकतंत्र का मजाक बनाया, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर बना दिया, मीडिया को तो गोद में बिठा लिया, जिनके डर के आगे जुडिशरी भी कहीं सहमने लगी थी, जो सत्ता के नशे में इतना चूर हो गए थे कि छाती ठोकते हुए पार्लियामेंट के भीतर कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी है। आज जनता ने आईना दिखाया। आप लोगों ने जो मेहनत की इसके लिए, आप लोगों ने जो लगातार साथ दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये जीत आपकी जीत है, ये कोई मामूली जीत नहीं है। और मैं आंकड़ों को भी जान रहा हूं कि जिसमें एनडीए को भी सफलता मिलते हुए दिख रही है, लेकिन मैं इस वीडियो में आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये आंकड़े तो अभी रात तक आएंगे और जितनी भी कोशिश होगी उतना धांधली की जाएगी। फर्रुखाबाद में अभी बिजली काट करके वहां सपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। बांसगांव से खबर आई है कि वहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को केवल 110 वोट से हरा दिया गया है और जो वहां के प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद, उनका ये आरोप है कि उन्हें धांधली करके हराया गया है, आत्मदाह की उन्हें धमकी दी है और फिर से मतगणना की मांग की है। इसी तरह से हमीरपुर में भी, मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी जो सपा का प्रत्याशी है वो उसे प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मैंने जिस बात को लेकर के पिछले 3 महीने से लगातार कह रहा था, जो मेरा प्रेडिक्शन था, जो मेरा एनालिसिस था कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटें कम से कम इंडिया अलायंस को मिलेंगी। हो सकता है कि आंकड़ों में वो थोड़ा पीछे रह जाए, 45 रह जाए, लेकिन असल में ये जो आंकड़े हैं, अगर सही तरीके से केवल मतगणना हो जाती, चुनाव तो छोड़ दीजिए, चुनाव में जो हुआ, वोटिंग में जो हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, मैं उनको छोड़ दे रहा हूं। केवल काउंटिंग ही अगर ईमानदारी से हो जाती, धांधली इस तरह की जो खबरें आ रही वो नहीं होती, तो मेरा जो एनालिसिस था वो आपको सीधे परिवर्तित होते हुए दिखता, 50 सीटों पर इंडिया अलायंस पहुंचता। मैंने एक ट्वीट में यह भी लिखा था कि इस बार अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और कांग्रेस पार्टी 10 सीटें जीत सकती है। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, हालांकि अखिलेश यादव तो 36 के ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, वो मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, मैं सारे आंकड़े भुला दे रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, सवाल ये है कि कल क्या होगा। राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संविधान लेकर के आए, वो इस बार भी हाथ में लेकर के आए, जबकि चुनाव निकल गया है। और राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि ये जो जीत है, इंडिया अलायंस को जो मैंडेट मिला है, वो दरअसल इसी संविधान की बचाने की लड़ाई थी और उसे गरीबों, दलितों, आदिवासियों ने बचाया है। वो लड़ाई लड़ी है उसने, और जनता ने इस चुनाव में आगे बढ़ करके भूमिका अदा की है। इंडिया अलायंस को उसने कंधों पर बिठा करके संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी को जो नकारा है इस देश की जनता ने, उन्हें नैतिक रूप से अपनी हार की जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जो गुजराती लॉबी है वो इतनी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि जो एनडीए अभी पूर्ण बहुमत की तरफ दिख रहा है, क्या वो एनडीए सरकार बनाएगा या अभी कुछ खेल होगा? वो खेल क्या है? 2 बड़े फैक्टर। एक तो जेडीयू, नीतीश कुमार को जिस तरह से अपमानित किया गया था, बिहार में जेडीयू ने करीब 15 सीटों पर बढ़त बनाई है और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा देर होते होते नतीजे आ जाएंगे। उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू की जो तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश की, वो भी इतने ही सीटों पर, करीब करीब 15-16 सीटों पर वो आगे है। तो ये जो 30 सीटें हैं और ये एनडीए का हिस्सा है, एनडीए से अगर वो 30 सीटें निकल करके आती हैं तो एनडीए पहुंचेगा 260, यानी वो बहुमत के करीब नहीं होगा, बहुमत से दूर होगा। जो निर्विरोध हैं
उन निर्विरोध को भी अपने साथ जोड़ने की कवायद पूरी चल रही है। हो सकता है कि एनडीए के एक आध घटक और टूट करके आ जाएं। नीतीश कुमार का सुबह जो पोस्टर लगाया गया पटना में कि नीतीश कुमार तो सबके हैं, उसने ही संकेत कर दिया कि नीतीश कुमार फिर से खेल करने के मूड में है। और नीतीश कुमार के बारे में तो तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कह ही दिया था कि चाचा सामाजिक न्याय के साथ खड़े होंगे। जाति जनगणना का मुद्दा लेकर के वो आए थे, इंडिया अलायंस के वो सूत्रधार थे, तो वो आ सकते हैं फिर से इंडिया अलायंस के साथ। चंद्रबाबू नायडू के बारे में सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उनको प्रताड़ित किया था नोटबंदी के समय, आपको याद होगा, जो वो चंद्रबाबू नायडू जिनको मंच पर खींच रहे थे नरेंद्र मोदी और वो आ नहीं रहे थे, आज उन्हीं चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी ने फोन करके एनडीए का संयोजक बनाने का ऑफर किया। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार को बहुत सारे बीजेपी के जो छुटभइये नेता हैं वो मिलने के लिए गए, उसमें खास करके जो सम्राट कुशवाहा वो गए थे, उनका फोन नहीं उठाया गया और उसी तरह से उनसे मिले नहीं नीतीश कुमार, उसी तरह से और भी तमाम इस तरह के लोगों का ना फोन उठाया गया। तो ये दिखाता है कि चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार, वो कहीं ना कहीं इस रास्ते की तलाश में है, उस विकल्प की तलाश में है कि कैसे इस गुजराती लॉबी से पिंड छुटाया जाए। और इतना ही नहीं, बीजेपी के भीतर के जो अपने अंतर्विरोध हैं, बीजेपी के नेता जो मोदी की वजह से बोल नहीं पाते थे, जो केवल यसमैन बने हुए थे और जिन्हें बारी बारी से धकेला जा रहा था, कहीं जो आडवाणी की रो थी उसमें धकेला जा रहा था मार्गदर्शक मंडल में, अब वही अपनी जबान खोलेंगे। जहां पर्ची से मुख्यमंत्री तय हो रहे थे, वसुंधरा राजे के साथ क्या किया गया, शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या किया गया, रमन सिंह के साथ क्या किया गया, येदुरप्पा के साथ कर्नाटक में क्या किया गया, ये तमाम ऐसे लीडरशिप हैं जो अभी जबान अपनी खोलेंगे, उनके भीतर साहस आएगा। योगी आदित्यनाथ को वही हटाने की बात हो रही थी, योगी आदित्यनाथ अब उस तरह से कमजोर नहीं होंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कमजोर होंगे, तो ऐसे में उनको हटाने की हिम्मत अब नरेंद्र मोदी में नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर का जो अंतर्विरोध है वो भी खोल करके सामने आएगा। बहुत सारे लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि आरएसएस ये नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, बल्कि अगर ये सूरत बनती है तो फिर वो नितिन गडकरी को आगे कर सकते हैं या राजनाथ सिंह को आगे कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वहां से लौट करके आते हैं, वो इंडिया अलायंस के साथ आते हैं, और ये भी सुनने में आया है कि शरद पवार सक्रिय हो गए हैं, टेलीफोनिक वार्ता हुई है, एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम हैं उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। इधर तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो चाचा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, शरद पवार ने संपर्क करने की कोशिश की है, खड़गे जी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, और परिस्थितियां जो बनेंगी उसमें नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा पद भी ऑफर किया जा सकता है। अब क्या इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आती है तो वो प्रधानमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी पीएम का पद ऑफर किया जा रहा है और प्रधानमंत्री का पद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी बात हो रही थी कि आज़ादी के 75 साल के बाद इस देश को पहला दलित पीएम मिल सकता है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, या राहुल गांधी जिन्होंने करिश्मा किया है, जिन्होंने असली नैरेटिव इस देश का सेट किया है, जो नौजवानों की नौकरियों की बात कर रहे थे, 30 लाख नौकरियां बाकायदा उन्होंने लोगों के सामने वो आंकड़ा भी पेश किया, एक टाइम लिमिट दी उन्होंने कि इतने समय में हम करेंगे। प्रोडक्टिव देश की तरफ वो बढ़ने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी को रन करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। अप्रेंटिसशिप का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को वो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। वो खटाखट वो शब्द आपको याद होगा जो लोगों के जेहन में गया। तो ये जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में राहुल गांधी को भी आगे किया जा सकता है, उनकी लीडरशिप में भी सरकार बनाई जा सकती है। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें या शरद पवार भी जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस कोशिश में होंगे कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। और महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों को, शिवसेना तो उनके साथ है ही, और महाराष्ट्र में जो कामयाबी मिली है इंडिया अलायंस को, वो भी दिखाती है कि महाराष्ट्र की भी एक मजबूत दावेदारी है। लेकिन जो किंग मेकर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, तो क्या नीतीश कुमार वो होंगे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी?
इंडिया अलायंस की तरफ से, या फिर राहुल गांधी को सर्व स्वीकार्यता मिलेगी, या मल्लिकार्जुन खड़गे देश को पहला दलित पीएम मिलेगा। ये 3 खास नाम इस समय सुर्खियों में है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उसमें से बाजी मार सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि ममता बनर्जी को नीतीश कुमार स्वीकार होंगे या नहीं होंगे। इसलिए मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, मैं उसको केवल डिकोड कर रहा हूँ। ये फैसला, ये दृष्टिकोण मैं आपको पहुँचाना बस चाहता हूँ कि कौन हो सकता है, क्या सिचुएशन है, और फिर अंततः घूम करके मैं आता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर या राहुल गांधी को लेकर के एक जो स्वीकार्यता है सामूहिक वो बन सकती है। लेकिन फिर ये देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उसमें कितना स्वीकार करते हैं। क्या उन्हें राष्ट्रपति बनाने का ऑफर मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है, तो गुंजाइशें बहुत हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो किंग मेकर हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू तो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदार होंगे, तो उनके लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, कुछ बड़े पद दिए जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार निश्चित रूप से या तो राष्ट्रपति हो सकते हैं, या डिप्टी पीएम हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष हो सकते हैं, ये बहुत सारे पद हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए भी उनकी दावेदारी बनी रहेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाती है तो प्रधानमंत्री में से राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये भी हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी रहे, क्योंकि देश को पहला दलित पीएम देना है। ये बात राहुल गांधी भी मानते हैं, और वो जिस तरह से सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं शायद उनके मन में भी यही है। लेकिन अगर देश और इंडिया अलायंस अगर राहुल गांधी को आगे करेगा तो वो भी वेलकम के योग्य होगा। शुक्रिया।